संस्कार, संस्कृति, माता पिता की सेवा, भूल जाइए ये सब। क्योंकि 2026 के इस डिजिटल एरा में कुछ बच्चों के लिए उनके माँ बाप अब इंसान नहीं रह गए। वो सिर्फ एक लिक्विडेशन एसेट हैं, एक रुकावट जिन्हें रास्ते से हटाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरी भरनी है। 3 जुलाई शाम के 4:45 बजे जयपुर का प्रताप नगर इलाका, एक तेज़ रफ्तार स्कॉर्पियो आती है और एक महिला को टक्कर मारती है। वो महिला हवा में करीब 100 फीट दूर जाकर गिरती है। मौके पर ही मौत। पहली नज़र में क्या लगा? एक दर्दनाक रोड एक्सीडेंट, एक हिट एंड रन केस। पूरा देश दहल गया। मोहल्ले वाले रोने लगे। उस मरी हुई माँ की बेटी तो छाती पीट पीट कर ऐसे रो रही थी जैसे दुनिया की सबसे बेबस अनाथ वही हो। लेकिन ज़रा रुकिए, यहीं से शुरू होता है उस डार्क ट्रायड का खेल जिसे देखकर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के भी होश उड़ गए। जो बेटी कैमरे के सामने आंसुओं की एक्टिंग कर रही थी, वो पुलिस के जाते ही कोने में बैठकर क्या चेक कर रही थी पता है? माँ का डेथ सर्टिफिकेट कितनी जल्दी बनेगा। पिता की मौत के बाद माँ को जो एलडीसी की सरकारी नौकरी मिली थी, वो अब कंपैशनेट बेसिस के आधार पर उसे कितनी जल्दी ट्रांसफ़र होगी। और माँ के नाम पर जो हेल्थ इंश्योरेंस है, उसका पैसा बैंक अकाउंट में कब तक क्रेडिट होगा। जी हाँ, जिसे दुनिया एक्सीडेंट समझ रही थी, वो उस महिला की बेटी द्वारा ही रची गई एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। 7 लाख रुपए की सुपारी देकर अपनी ही माँ को गाड़ी से उड़वा दिया। आज सच्ची तस्वीर पर हम इस पूरे खूनी नैरेटिव का पोस्टमार्टम करेंगे और बताएंगे कि कैसे इंस्टाग्राम रील्स, दिखावे की संस्कृति और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की भूख ने भारतीय परिवारों के भीतर एक ऐसा साइकोपैथ तैयार कर दिया है जिससे अब घर के भीतर ही सावधान रहने की ज़रूरत है। तो चलिए इस खूनी साजिश की पूरी क्रोनोलॉजी को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इस कलयुगी बेटी का ये परफेक्ट मर्डर का प्लान कैसे पुलिस के एक फोरेंसिक हंटर के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इस मर्डर मिस्ट्री की क्रोनोलॉजी इतनी सोची समझी और ठंडे दिमाग से तैयार की गई है कि इसे देखने के बाद नेटफ्लिक्स के क्राइम थ्रिलर के राइटर भी अपनी स्क्रिप्ट फाड़कर फेंक देंगे। इस पूरे खेल की शुरुआत होती है आयुषी शर्मा के पिता विजय कुमार शर्मा की मौत के बाद। पिता की मौत के बाद घर का चूल्हा जलता रहे, इसलिए सिस्टम ने कंपैशनेट ग्राउंड्स पर मां नीरज शर्मा को जयपुर कोर्ट में एलडीसी की सरकारी नौकरी दे दी। एक आम मिडिल क्लास भारतीय माँ ने क्या सोचा होगा कि चलो पति चले गए तो क्या हुआ, इस सरकारी नौकरी से मैं अपनी बेटी का भविष्य संवार दूंगी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस बेटी के भविष्य के लिए वो रोज़ सुबह उठकर कोर्ट जा रही थी, वही बेटी हर रात उसकी मौत का टाइम टेबल लिख रही थी। यहाँ एंट्री होती है डार्क साइकोलॉजी और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। आयुषी शर्मा को अपनी माँ एक माँ की तरह नहीं, बल्कि अपनी एक आलीशान ज़िंदगी के रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर की तरह लग रही थी। उसे दिखने लगी थी माँ की वो एलडीसी की सरकारी नौकरी, जो माँ के मरते ही कंपैशनेट ग्राउंड के आधार पर उसे मिल सकती थी। उसे दिखने लगा पिता की मौत का बचा हुआ पैसा और माँ के नाम पर मिलने वाले सरकारी बेनिफिट्स। बस यहीं से शुरू हुआ द ग्रेट मर्डर प्लान। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते नहीं, पूरे 1 महीने तक एक बेटी ने अपने ही घर की रेकी करवाई। वो सुपारी किलर्स को अपनी माँ की पल पल की लोकेशन भेज रही थी। माँ कब उठती है, किस रास्ते से जाती है, भाई को कोचिंग कब छोड़ने जाती है, किस मोड़ पर ट्रैफिक कम होता है और किस जगह पर सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। और फिर आता है वो ब्लैक डे, 3 जुलाई शाम को ठीक 4:45 पर नीरज शर्मा हमेशा की तरह अपने बेटे को प्रताप नगर के एक कोचिंग सेंटर में ड्रॉप करके घर वापस लौट रही थी। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि पीछे से मौत का रूप धारण करके एक स्कॉर्पियो उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही वो एक सुनसान मोड़ पर पहुंचती हैं, पीछे से फुल स्पीड में आ रही स्कॉर्पियो उन्हें इतनी ज़ोरदार टक्कर मारती हैं कि वो हवा में करीब 100 फीट दूर जाकर गिरती हैं और ऑन द स्पॉट डेथ
गाड़ी में बैठे थे हिटमैन मोहन स्वरूप और उसके साथी, जिन्हें आयुषी ने अपनी मां के डेली रूटीन की एक एक बारीकी रटवा दी थी, ताकि ये मर्डर नहीं बल्कि एक साधारण रोड एक्सीडेंट लगे। एक्सीडेंट होते ही अगला फेज शुरू हुआ, द ग्रेट डिसेप्शन। नीरज शर्मा की लाश घर पहुंचती है, मोहल्ले वाले इकट्ठा होते हैं और आयुषी शर्मा वहां खड़े होकर रोने की ऐसी एक्टिंग करती है कि देखने वाले का दिल पसीज जाए। पड़ोसियों के सामने वो खुद को एक ऐसी लाचार, बेबस और अनाथ लड़की की तरह पेश करती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई फुटप्रिंट ज़रूर छोड़ देता है। जहाँ पूरा ख़ानदान रो रहा था, वहाँ आयुषी का पूरा फोकस इस बात पर था कि पुलिस केस डायरी में क्या लिख रही है, डेथ सर्टिफिकेट का पेपर वर्क कितनी जल्दी आगे बढ़ेगा। पुलिस को उसकी ये ओवर एक्टिंग और दुख से ज़्यादा कागजी कार्रवाई में दिलचस्पी खटक गई और यहीं से पुलिस ने अपनी तफ्तीश का गियर हिट एंड रन से बदलकर मर्डर की तरफ डाल दिया। और जब पुलिस का फोरेंसिक रडार घुमा तो इस कलयुगी बेटी का पूरा साम्राज्य भर भरा कर गिर गया। इमेजिन कीजिए, एक माँ की लाश घर में पड़ी है, पूरा परिवार मातम में डूबा है और इस 20-22 साल की लड़की का दिमाग किसी कॉरपोरेट मैनेजर की तरह काम कर रहा था। पुलिस जब तफ्तीश के लिए घर पहुंची तो अमूमन ऐसे हादसों में बच्चे सदमे में होते हैं, रोते बिलखते हैं, लेकिन आयुषी का फोकस कहाँ था? वो पुलिस वालों से बार बार पूछ रही थी, सर एफआईआर की कॉपी कब तक मिलेगी? डेथ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कब करना है? कोर्ट में कंपैशनेट ग्राउंड्स वाली नौकरी के पेपर्स का स्टेटस कैसे क्लियर होगा? अरे मैडम, माँ की चिता की आग ठंडी नहीं हुई और तुम्हें एलडीसी की सरकारी कुर्सी पर बैठने की इतनी जल्दी मच गई। यही तो है इस मॉडर्न ज़माने का असली सच। रिश्तेदार उसे चुप करा रहे थे और वो मन ही मन सोच रही थी कि 7 लाख का इन्वेस्टमेंट जो हिटमैन्स को दिया है, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी जल्दी मिलेगा। इसे कहते हैं डार्क ट्राइड साइकोलॉजी, जहाँ इंसान का ज़मीर पूरी तरह मर जाता है और उसे अपने सगे माता पिता सिर्फ एक फाइनेंशियल रुकावट दिखने लगते हैं। पुलिस की भी दाद देनी पड़ेगी। शुरुआती दौर में पुलिस इसे एक सामान्य हिट एंड रन केस मानकर फाइल बंद कर देने वाली थी, लेकिन अगर पुलिस ने उस कलयुगी बेटी के बिहेवियरल एनालिसिस पर ध्यान नहीं दिया होता तो आज ये केस दिल्ली जयपुर हाईवे के किसी आम एक्सीडेंट की तरह ही फाइलों में दफन हो चुका होता। ये केस इस बात का सबूत है कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में ऐसे शातिर अपराधियों को पकड़ने के लिए अब केवल लकीर पीटने से काम नहीं चलेगा। फोरेंसिक और साइकोलॉजिकल हंटर दोनों को एक साथ चलाना पड़ेगा। अपराधी चाहे खुद को कितना भी बड़ा तीसमार खान समझे, लेकिन 2026 के इस डिजिटल इंडिया में जब कानून अपना हंटर चलाता है तो डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। आयुषी शर्मा ने सोचा था कि उसने एक परफेक्ट क्राइम डिज़ाइन कर लिया है, लेकिन पुलिस के हार्ड लेजर ने उसकी पूरी प्लानिंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी। चलिए आंकड़ों और सबूतों की ज़बानी समझते हैं कि ये पूरी साजिश कितनी खौफनाक थी। इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए कुल 7 लाख की सुपारी तय की गई। एक ऐसी लड़की जिसके पास कोई परमानेंट इनकम सोर्स नहीं था, उसने अपनी ही माँ को ठिकाने लगाने के लिए 7 लाख रुपए का जुगाड़ कर लिया। जब पुलिस ने आयुषी के बैंक अकाउंट्स का फॉरेंसिक ऑडिट किया तो उसमें फंड्स का बड़ा मैनिपुलेशन दिखाई दिया। सुपारी किलर्स को एडवांस पेमेंट देने के लिए बाकायदा ट्रांजैक्शंस किए गए थे। पैसे का ये खूनी खेल सीधे आयुषी के दरवाजे पर जाकर रुक गया। और सिर्फ पैसा ही नहीं, इस कलयुगी बेटी का डिजिटल फुटप्रिंट और भी तगड़ा था। पुलिस ने जब इसके केस में कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और टावर डंप डेटा को चेक किया तो सारा सस्पेंस ही ख़त्म हो गया। आयुषी पिछले 1 महीने से लगातार उन सुपारी किलर्स के संपर्क में थी और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? 3 जुलाई को जिस वक्त वो एक्सीडेंट हुआ उसके ठीक कुछ मिनट पहले तक आयुषी और लीड किलर मोहन स्वरूप के बीच एक लंबी फ़ोन कॉल चल रही थी। वो फ़ोन पर रो नहीं रही थी, वो फ़ोन पर अपनी सगी माँ की लाइव लोकेशन और टाइमिंग अपडेट कर रही थी कि लो, अब माँ भाई को छोड़कर निकल चुकी है, गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ और काम तमाम करो। टावर डंप डेटा ने साफ कर दिया
कि एक्सीडेंट के वक्त किलर्स के मोबाइल की लोकेशन और घटना का समय हूबहू मैच कर रहे थे। इस पुख्ता सबूत के सामने आते ही आयुषी का वो आंसुओं वाला नैरेटिव ताश के पत्तों की तरह ढह गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने इस मामले में आयुषी समेत कुल 7 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती बॉस। अब पुलिस एक और बेहद ख़तरनाक एंगल पर काम कर रही है। आयुषी के पिता विजय कुमार शर्मा की कुछ समय पहले जो बीमारी से मौत हुई थी, अब पुलिस उस फाइल को भी दोबारा खोल रही है, क्योंकि जिस लड़की का क्रिमिनल माइंडसेट अपनी मां को 7 लाख में लिक्विडेट कर सकता है, क्या गारंटी है कि उसने अपने पिता के साथ कोई खेल नहीं किया होगा। फॉरेंसिक जांच जारी है और अगर वहां भी कुछ निकला तो इस डार्क ट्रायड का असली चेहरा देखकर पूरा देश कांप उठेगा। बॉस, जयपुर का ये केस कोई एक इकलौता आइसोलेटेड केस नहीं है। ये हमारे समाज के उस अंदरूनी सड़न का एक ऐसा भयानक अलार्म है जिसे अगर आज नहीं समझा गया तो कल बहुत देर हो जाएगी। याद कीजिए, कुछ समय पहले तक वो सिया केस या फिर वो मुस्कान केस, हर जगह पैटर्न बिल्कुल सेम है। जब से भारत में जॉइंट फैमिली सिस्टम का पतन हुआ और हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ के नाम पर 4 दीवारों में सिमट कर रह गए, तब से हमारे परिवारों के बीच का वो कम्युनिटी बफर पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। आज की ये इंस्टाग्राम की जनरेशन रियल लाइफ से ज़्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में जी रही है, जहां हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट पैसा और रील्स पर दिखाने के लिए एक लग्जरी लाइफस्टाइल। जब इस दिखावे की संस्कृति यानी सोशल मीडिया पर शो ऑफ कल्चर की भूख हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इंसान के अंदर का नार्सिसिज्म जाग उठता है। फिर उसके लिए सगे माँ बाप, भाई बहन इंसान नहीं रह जाते, वो सिर्फ उसकी महत्वाकांक्षाओं के रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल्स बन जाते हैं, जिन्हें किसी भी तरह बस रास्ते से हटाना है। ये केस पूरे भारत के मिडिल क्लास के परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आज सबसे बड़ा ख़तरा किसी बाहरी दुश्मन या गली के गुंडे से नहीं है, बल्कि आपके अपने ही घर में, लिविंग रूम में, आपके अपने ही फ़ोन स्क्रीन से पैदा हो रहे उस डार्क ट्राइड से है जिसके लिए रिश्ते सिर्फ एक डील बन चुके हैं। जब तक हम अपनी जड़ों, अपनी शेयरिंग और टॉलरेंस वाली संस्कृति की तरफ वापस नहीं लौटेंगे, तब तक ये खूनी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे ही अपनों की बलि लेते रहेंगे। अब सवाल आपका है और कमेंट सेक्शन भी आपका। क्या आपको भी लगता है कि इस रील्स संस्कृति और न्यूक्लियर फैमिली के अंधाधुंध फैशन ने हमारी नई पीढ़ी को पूरी तरह से एक साइकोपैथ मॉन्स्टर में बदल दिया है? या फिर हमारे कानून में ऐसे अपराधियों के लिए तुरंत फांसी की सज़ा होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर परिवार सतर्क हो सके और देखते रहिए सच्ची तस्वीर। जय हिंद, वंदे मातरम।